हाँ जाओ बहुओं, घर में आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है। आज से तुम चारों इस घर की नई बहू हो और इस घर को आज से तुम्हें ही संभालना है। पार्वती अपनी चारों बहू की आरती उतार कर उन्हें घर में बुला लेती है, जिसके बाद पार्वती उनके उतरे हुए चेहरे देखकर कहती है, तुम्हारे चेहरे से शादी की थकावट अलग ही नजर आ रही है। एक काम करो, जाओ अपने कमरों में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। थोड़ी देर आराम करोगी तो थकावट दूर हो जाएगी। पार्वती के कहने पर उसकी चारों बहू कमरों में जाने लगती हैं। पार्वती नीचे रहा करती थी। उसने अपना 3 मंजिला मकान बनाकर रखा था। घर आई तीनों अमीर बहू ने तो फौरन कमरों में कब्जा कर लेती है, लेकिन गरीब बहू सुषमा रह जाती है। ये आखिरी का तीसरा कमरा भी जेठानी जी आपने ले लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे मैंने तुम्हारा ठेका उठा ले रखा है क्या, जो तुम मुझसे पूछ रही हो कहाँ जाना है कहाँ नहीं? मुझे नहीं पता, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन ये वाला कमरा तो मेरा ही है। दिव्या के इस तरह कहने पर सुषमा कुछ भी आगे बोल ही नहीं पाती। वो सीढ़ियों को चढ़कर जब ऊपर आती है तो खुली छत के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो खुली छत है और कुछ भी नहीं है। नीचे माँ जी और बाबूजी का कमरा है और 3 जो ऊपर कमरे थे मेरी जेठानियों ने ले लिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे माँ जी के पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। सुषमा अपने आप से ऐसा कहकर सबसे नीचे अपनी सास के पास आती है और उसे अपनी समस्या बताती है। माँ जी, हम 4 बहू हैं, लेकिन कमरे सिर्फ 3 हैं। छत पर तो कुछ भी नहीं है और फिर जेठानी जी ने अपने अपने कमरे ले लिए। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास सोने की कोई जगह नहीं है। देखो बहू, नीचे तो मैं और तुम्हारे बाबूजी रहते हैं, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती रहने के लिए, लेकिन ऊपर 3 कमरे हैं। अपनी जेठानियों से बात करो और कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लो। दरअसल बात यह है कि जितना भी पैसा था सारा शादियों में लग गया और अभी एक कमरा बनवाने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। कुछ दिन तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। सुषमा ऐसे बोलने के बाद पहली मंजिल पर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास जाती है और उसका दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। दरवाजा खोलो जेठानी जी। अरे कौन सी मौत आ गई है तुम्हें जो तुम मेरा दरवाजा बजा रही हो इतनी जोर जोर से? क्या बात है, बोलो जल्दी जल्दी। जेठानी जी, मेरे पास कोई कमरा ही नहीं है। माँ जी ने कहा है कि अपनी जेठानी के कमरे में जाकर सो जा। मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊं? मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अगर तुम मेरे कमरों में सोगी तो मैं कहाँ जाकर अपनी सुहागरात मनाऊंगी? मैं और मेरा पति कमरे में हैं, जाओ तुम किसी और के पास चली जाओ। प्रेरणा ऐसा कहकर सुषमा को अपने दरवाजे से भगा देती है, जिसके बाद बेचारी सुषमा दूसरी मंजिल पर जाकर अपनी जेठानी का दरवाजा बजाती है। जेठानी जी, जेठानी जी, दरवाजा खोलो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है जेठानी जी। हाँ जल्दी बोलो, क्या लेने आई हो मेरे पास? ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी बोलो। जेठानी जी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास कोई भी कमरा नहीं है। सबसे ऊपर जेठानी जी ने भी मुझे अपने कमरे में आने नहीं दिया और नीचे वाली जेठानी जी ने भी मुझे अपने कमरे में नहीं आने दिया। आप मुझे अपने कमरे में थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। गरीब होने के साथ साथ अपनी गरीबी के चलते अपना दिमाग भी खो बैठी हो क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि शादी के पहले दिन ही ससुराल में सुहागरात होती है और मैं तुम्हें अपनी सुहागरात बर्बाद करने के लिए अपने कमरे में आने दूं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जाओ चली जाओ। इस दिन का तो मैंने पता नहीं कब से इंतजार किया था। इस पल को मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होने दे सकती। इतना बोलकर दीपिका भी जोर से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। बेचारी सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब सोने का तो समय हो ही गया था। बेचारी सुषमा अपनी रजाई बिस्तर लेकर छत पर आ जाती है और अपना बिस्तर कर लेती है, जहां उसका पति मोहित भी आ जाता है। मैं जानता हूं तुम्हें अपने ससुराल में पहले दिन बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन दरअसल बात यह है मैं घर का छोटा बेटा हूं, इतना कमाता भी नहीं हूं। मैंने ज्यादा कुछ खास अपने माता पिता की शादी में भी मदद नहीं की। इस समय मेरा हाथ भी बहुत टाइट है, तो मैं अभी कमरा तो नहीं बनवा सकता, लेकिन जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं यहाँ कमरा बनवा दूंगा। कोई बात नहीं जी, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ। आखिर मैं आपकी अर्धांगिनी जो हूँ। और फिर रही बात सुहागरात की, तो जब हमारा कमरा बन जाएगा हम तब बना लेंगे। फिलहाल हम सो जाते हैं। सुषमा ऐसा कहकर आराम से मोहित के साथ सोने की कोशिश करती है, लेकिन बिना पंखे के उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। गर्मी के साथ साथ छत पर मच्छर भी बहुत होते हैं। उफ, लगता है आज की रात ये मच्छर हमें सोने नहीं देंगे। मुझे तो सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। अगर ऐसे ही रात बीतेगी तो कल काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो मालिक भी बहुत खड़ूस है। सुषमा से अपने पति मोहित की परेशानी देखी नहीं जाती। छत पर ही कहीं कागज का गत्ता पड़ा था, वो उसे उठा लेती है और उससे अपने पति मोहित की हवा करती है।
आप आराम से सो जाइए, मैं आपकी हवा कर देती हूँ, इससे आपको मच्छर नहीं काटेंगे। सुषमा के हवा करने के चलते मोहित तो सो जाता है, लेकिन पूरी रात बेचारी सुषमा गर्मी के चलते नींद में सो ही नहीं पाती। जैसे ही उसकी पलक झपकती है, अचानक से टप टप जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अब तो हमारे सारे बिस्तर भी गीले हो जाएंगे। मोहित जी जल्दी से उठ जाइए, देखिए कितनी बारिश हो रही है, हम पूरी तरह भीग जाएंगे। आधी रात में ही सुषमा और मोहित को बिस्तर उठाकर नीचे आना पड़ता है। बारिश के चलते सुषमा अपनी जेठानियों से मदद मांगती है। जेठानी जी दरवाजा खोलो, देखो बाहर कितनी जोर से बारिश आ रही है, हम छत पर नहीं सो पाएंगे। लगता है तुम्हें हिंदी की भाषा समझ नहीं आती। मुझे बाहर अंग्रेजी में डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाना होगा। इतनी भी अकल नहीं है कि सुहाग रात वाले दिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। सुषमा कुछ कह पाती, दीपिका इतना बोलते ही दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद सुषमा एक मंजिल और उतरकर नीचे आती है। जेठानी जी दरवाजा खोलो, जेठानी जी हमें अंदर आने दो। उफ, अब क्या हो गया, तुम्हें क्यों परेशान कर रही हो रात में? इतनी रात में कोई किसी को परेशान करता है क्या? तुमने तो हमारी सुहाग रात भी बिगाड़ दी। जेठानी जी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है, छत पर हम सो नहीं पाएंगे, हमें कमरे में आने दीजिए। उफ, एक तो मुंह उठाकर इस ससुराल में आ गई हूँ। पहले ही ये देखना था कि तुम्हारे पति के पास एक कमरा है या नहीं। हमारे पतियों ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि उनके पास कमरे हैं, और अब जब परेशानी आ रही है तो हमारा दरवाजा बजाकर हमें डिस्टर्ब कर रही हो। प्रेरणा ये सब बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। मोहित को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं जी, अभी एक जेठानी जी रह गई हैं, क्या पता वो हमें अपने कमरे में आने दे। नहीं सुषमा, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही कोई हमें अंदर आने देगा। सबकी अपनी अपनी सुहागरात है, हमारी सुहागरात तो इस बारिश ने बिगाड़ दी। कोई बात नहीं, चलो अभी हम माँ के पास चलते हैं। आधी रात को जब कोई भी उनके लिए अपना दरवाजा नहीं खोलता तो वो वापस सबसे नीचे पार्वती के पास आ जाते हैं। वो उनका दरवाजा भी नहीं खुलवाते और उनके कमरे के दरवाजे के बाहर ही पूरी रात बैठे हुए गुजारते हैं। सुबह होते ही मोहित अपने मुंह हाथ धोता है और काम के लिए निकलने वाला होता है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत परेशानी उठाई है पूरी रात, पर कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी ऊपर कमरा बनवा लूं, और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, बहुत जरूरी है, इसलिए मैं काम पर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं जी, जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। सुषमा की बात सुनकर मोहित अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुषमा सुबह सभी के कमरे बजाकर उन्हें उठाने जाती है, लेकिन उसकी एक भी जेठानी नहीं उठती। इसी के चलते सुषमा को अकेले ही पूरे घर का काम करना पड़ता है और सभी के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। कितनी देर से मैं अपनी जेठानियों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो है कि कमरे में आराम से सोने के बावजूद भी नहीं उठी। इतना भी किसी ने नहीं सोचा कि कोई मेरी मदद ही करवा दे रसोई में आकर। जब सारा नाश्ता तैयार हो जाता है तो तीनों जेठानी तैयार होकर अपने कमरों से बाहर आती हैं और नाश्ता करने बैठ जाती हैं। उन्हें नाश्ता करवाने के बाद बहुत प्यार से सुषमा उनसे पूछती है, जेठानी जी अब तो आपने नाश्ता भी कर लिया और जेठ जी भी अपने अपने काम पर भी चले गए हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी, मैं सोच रही हूँ कि अब मैं आपके कमरे में जाकर आराम कर लूँ। ये सुनते ही उसकी तीनों जेठानियां उठ खड़ी होती हैं। तुम जैसी गरीब की जगह कमरे में नहीं, छत पर ही ठीक है। और फिर अगर मैंने तुम्हें अपना कमरा दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी आराम करने के लिए? अरे मैं तो पूरी रात वैसे भी नहीं सो पाई, सुहाग रात जो थी। मैं तो अभी अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। सॉरी, मैं अपना कमरा नहीं दे सकती। अगर तुम्हारा पति इतना कम कमाता है तो तुम अपने मायके वालों को क्यों नहीं बोल देती कि वो तुम्हारा कमरा बनवा दे ऊपर? ये बेचारी कहाँ से बोलेगी, ये तो खुद गरीब परिवार से। हमारा परिवार एक बार को बनवा भी देता, लेकिन इसके कहाँ बनाने वाले हैं। सुषमा की तीनों जेठानियां उसको नीचा दिखाकर अपने कमरों में चली जाती हैं। पार्वती ये सब देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। इसी तरह घर के किसी भी काम को हाथ लगाए बिना ही उसकी तीनों अमीर जेठानी अपने कमरों में जाकर आराम करने लगती हैं। और इधर बेचारी सुषमा दोपहर तक का खाना तैयार करके ऊपर छत पर आती है तो देखती है तेज धूप से छत तप रही थी। अब 3 मंजिल के घर में और कुछ भी जगह तो नहीं है। अब मुझे यहीं पर कुछ जुगाड़ लगाना होगा आराम करने के लिए। सुषमा छत के चारों ओर डंडे बांध देती है और अपनी सास से मांगकर एक प्लास्टिक की तिरपाल लाती है, जिसे वो छत के लिए इस्तेमाल करती है। इसी के सहारे थोड़ी सी छांव हो जाएगी तो मैं यहाँ पर बिस्तर लगाकर आराम कर लूंगी। जैसे ही प्लास्टिक की तिरपाल बंध जाती है, चारों तरफ से छाया हो जाती है। वो अपना बिस्तर करके वहीं आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज धूप के कारण उसे बहुत गर्मी भी लगती है। हे ऊपर वाले, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। पहले ही गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से अब ये धूप भी हो रही है। सुषमा के इतना बोलते ही अचानक से मौसम धीरे धीरे बदलने लगता है।
धूप बढ़ने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन अचानक ही बारिश भी शुरू हो जाती है। पहले धूप से परेशान थी और अब ये बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, तुझे अपनी मदद करने के लिए पुकारा था, तूने तो आफत ही खड़ी कर दी। छत में चारों तरफ से पानी आने लगता है, जिसकी वजह से बेचारी सुषमा के बिस्तर दोबारा से भीग जाते हैं। वो वापस नीचे आ जाती है और सारा दिन नीचे एक कोने में बैठकर बिताती है। शाम को फिर से उसे सभी के लिए चाय नाश्ता बनाने के बाद खाना बनाने की तैयारी में लगना पड़ता है। मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि बस क्या बताऊँ। जब से अपने ससुराल आई हूँ जरा भी आराम करने के लिए नहीं मिल रहा, और अभी तो मुझे बारिश में भीगते हुए सब्जियां भी लेकर आनी है। सुषमा की जेठानियां किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगा रही थी। वो तो हर एक चीज की फरमाइश भी अपने कमरे में ही कर रही थी। ऊपर से बेचारी सुषमा बारिश घर आते ही सुषमा को हर कोई अपने अपने काम बताने लगता है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तो तुम्हारा इंतजार था। जाओ जल्दी से मेरा कमरा साफ कर दो। कमरा तुम बाद में साफ कर देना, लेकिन पहले हम सभी के लिए पकौड़े और चाय बना दो। बारिश में पकौड़े और चाय खाने का मजा ही अलग है। जेठानी जी, अभी तो मैं बारिश में भीगते हुए बाजार से सामान लेकर आई हूँ। इतना काम तो आप खुद भी कर सकते हो। हमने जब अपने मायके में ही कोई काम नहीं किया तो यहाँ पर क्या ही करेंगे, तुम्हें ही करना पड़ेगा सारा काम। इस तरह जेठानियों ने उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाई। घर के सारे काम और उनकी फरमाइशों को पूरा करने के बाद जब थोड़ी देर बारिश बंद हुई तो सुषमा अपने पति मोहित के साथ छत पर बिस्तर करने जाती है। वैसे तो रोजाना से आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, फिर भी परेशानी यह है कि कहीं रात में बारिश न हो जाए। भगवान की दुआ से बारिश का तो नाम भी मत लीजिए आप। बारिश हो गई तो पूरी रात काली हो जाएगी हमारी, ना तो सोने को मिलेगा ना बैठने को। इस तरह वो छत पर बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में फिर से बारिश शुरू हो जाती है और चारों तरफ से पानी टपकता है। जिस बात का डर था वही हो गया। मोहित जी जल्दी से उठ जाइए, बारिश हो गई, हमारे सारे बिस्तर भीग जाएंगे। जगह जगह पानी टपकने से चारों तरफ गीला हो जाता है, लेकिन छत का एक कोना सूखा होता है। पूरी रात बेचारी सुषमा और मोहित उसी कोने में बैठे हुए गुजारते हैं। अगले दिन फिर से सुषमा को ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं। ऊपर से उसकी जेठानियां कभी उससे अपने कपड़े धुलवाती तो कभी कपड़ों पर प्रेस करवाती हैं। पूरी रात ना सोने की वजह से मेरी आंखें भी लाल हो रही हैं, लेकिन मेरी जेठानियों को ये भी दिखाई नहीं देता। कभी इनके कपड़े धुले हुए चाहिए होते हैं तो कभी प्रेस करके दो। सुषमा कपड़े प्रेस करने के बाद बारिश में भीगते हुए बाजार से सब्जी लेने जाती है। आते वक्त एक संस्था वाले कुछ लोगों का अपनी लिस्ट में नाम लिख रहे होते हैं। वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? आखिर वहाँ क्या हो रहा है? सरकार द्वारा एक संस्था जारी की गई है, गरीब लोगों के लिए मुफ्त में फ्लैट निकाले जा रहे हैं। तुम भी अपना नाम लिखवा लो अगर तुम्हें फ्लैट चाहिए तो। ये सब तो फ्रॉड वाली बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो रात के खाने में लेट हो जाएगा। बेचारी सुषमा ऐसा सोचकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन अचानक से उसके मन का ख्याल बदल जाता है। क्या पता ये सब सच हो, और अगर ये सच हुआ तो हमारे पास रहने की जगह नहीं है, कल को हमारे पास भी रहने के लिए जगह हो जाएगी। मुझे अपना नाम लिखवा लेना चाहिए। इस तरह मन का विचार बदलते ही सुषमा अपना नाम भी लिखवाती है, जिसमें पर्ची कटवाने के उसे 50 रुपए देने पड़ते हैं। घर आने के बाद जब उसकी जेठानियों के सामान में बचे हुए 50 रुपए कम होते हैं तो उसकी जेठानियां उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अरे बाकी के पैसे कहाँ हैं? इसमें 50 रुपए कम है। कहीं 50 रुपए तूने अपने पास रख तो नहीं लिए? हे भगवान, देख रहे हो, ये तो गरीब होने के साथ साथ चोरनी भी निकली। अरे थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? अगर पैसों की जरूरत थी तो हमसे मांग लेती, ऐसे चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने चोरी नहीं की, मैंने पैसे सही जगह लगाए हैं। मुझे आपसे पूछ कर लेने चाहिए थे, लेकिन मौका ही नहीं था। मैं आपको पैसे लौटा दूंगी, वादा करती हूँ। सुषमा की बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसकी तीनों जेठानियां उसे जली कटी बातें सुनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। बेचारी सुषमा फिर भी सभी के लिए खाना बनाती है और घर के काम भी करती है। इसी तरह कुछ दिन बाद अचानक से एक आदमी उसका पता पूछते हुए उसके ससुराल आ जाता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यहीं पर सुषमा नाम की लड़की रहती है जिसकी अभी अभी शादी हुई है? जी हाँ, वो मेरी बहू है। क्या हुआ, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी वहां पर सुषमा आ जाती है, जिसे देखते ही चमन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे सुषमा जी, आपको मुबारक हो। आपको सरकार द्वारा बहुत बड़ा फ्लैट दिया गया है जिसमें 2 कमरे हैं, एसी भी लगा है। आपने गरीबों की संस्था में अप्लाई किया था, भगवान की कृपा से उसमें आपका नाम भी आ गया है। अब आप खुश हो जाइए, आपका खुद का अपना फ्लैट होगा। ये सुनते ही सुषमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने समय से वो जो बारिश के चलते परेशानियां उठा रही थी, अब उसे वो परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। माँ जी, आपको पता है
उस दिन जो 50 रुपए के पीछे मेरी जेठानियां मुझे सुना रही थी, मैंने उसी संस्था में 50 रुपए का फॉर्म भरा था, जिसके चलते आज मुझे अपना खुद का फ्लैट मिला है सरकार द्वारा। उसमें 2 कमरे हैं माँ जी। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगी? हाँ बहू, क्यों नहीं, चलूंगी, जरूर चलूंगी। जहाँ पार्वती और सुषमा बहुत खुश थीं, वहीं पर घर की तीनों अमीर बहुएं मुंह बना रही थीं। इधर सुषमा अपनी सास और अपने पति के साथ आलीशान फ्लैट में आकर रहने लगती है। देखा आपने मोहित जी, भगवान की नजर हर इंसान के ऊपर होती है। आज भगवान की कृपा से हमारे पास खुद का फ्लैट है, जिसमें हम आराम से रह सकते हैं और कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो हम अपनी सुहागरात भी मना सकते हैं। इतने दिनों से हम अपनी सुहागरात के लिए परेशान हो रहे थे। इस तरह सुषमा और मोहित अपने खुद के फ्लैट में कमरे में अपनी सुहागरात को एंजॉय करते हैं। उधर धीरे धीरे तीनों अमीर बहू के पतियों की नौकरी छूट जाती है। ऊपर से मार्केट में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी डूब जाता है, जिसके चलते उनका घर कमेटी वाले जब्त कर लेते हैं। आप लोगों को यह घर अभी के अभी खाली करना होगा। जब तक आप मार्केट का पैसा चुका नहीं देते, तब तक इस घर में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अपना सामान लो और यहाँ से चले जाओ। तीनों अमीर जेठानियां अपना सामान लेती हैं और अपने पतियों के साथ सड़क पर आ जाती हैं। चलते चलते वो उन्हीं सरकारी फ्लैट्स के सामने आ जाती हैं और बारिश में भीग रही होती हैं, जहां पर सुषमा को सरकार द्वारा फ्लैट मिला था। उसी वक्त सुषमा अपनी बालकनी से चाय पीते हुए नीचे देख रही होती है तो उसकी नजर उसकी जेठानियों के ऊपर पड़ती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो मेरी तीनों अमीर जेठानियां हैं, लेकिन ये वहाँ पर बारिश में क्यों भीग रहे हैं? मुझे जाकर इनसे मिलना चाहिए। सुषमा जब बारिश में छाता लेकर उनके पास आती है तो वो तीनों अपनी दुख भरी कहानी उसे बताते हैं, जिसे सुनकर सुषमा को उनके ऊपर दया आ जाती है और वो उन सभी को सामान के साथ अपने फ्लैट में ले आती है। आप सभी इन दोनों कमरों में आराम कर लीजिए, मैं और माँ जी तो बाहर हॉल में भी लेट जाएंगे। सुषमा की यह बात सुनकर तीनों जेठानियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो देवरानी जी, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी तुम हमारे साथ इतनी अच्छाई कर रही हो। हम इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए थे, तुम्हें एक भी दिन के लिए अपने कमरे में आराम नहीं करने दिया और तुमने तो हमारी परेशानी को देखते ही अपना कमरा छोड़कर हॉल में आ गई। तुम बहुत अच्छी हो। वैसे तो हम लोग माफी मांगने के लायक नहीं हैं, फिर भी हो सके तो हमें माफ कर देना। मुझे आप लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं है। भगवान की दुआ से अब मेरे पास सब कुछ है और आप चिंता मत करो। आप लोगों के जीवन में जो कठिनाई आई है, भगवान एक दिन उन्हें भी ठीक कर देंगे। कि वो शादी के बाद अपनी जिंदगी अच्छी जिए। ऐसे ही लक्ष्मी एक गरीब घर से शादी करके बड़े से अमीर ससुराल में आती है, जो किसी आलीशान महल से कम नहीं था। बड़ा सा लॉन, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन और सुंदर सा गार्डन था। बाप रे, मेरा ससुराल इतना बड़ा आलीशान महल जैसा होगा पता ही नहीं था। कैसा घर है ये? हाय, अब तो चैन मिलेगा। अब शायद हाथ से बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। आराम से अपनी ससुराल की जिंदगी जीऊंगी, नौकरों से काम करवाऊंगी। ओ देवरानी जी, ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? ये सब कभी देखा नहीं है क्या? दीदी सोच रही होगी कि अब आराम की जिंदगी शुरू होने वाली है, लेकिन यहाँ काम के बिना रोटी नहीं मिलती। जी मैं तो बस अरे तुम देवरानी जेठानी अभी से ही क्या बातें करने लग गई? लक्ष्मी बहू, गृह प्रवेश करो, कलश सामने है। जी माँ जी। तब लक्ष्मी दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। मेरी तीनों भैया की शादी हो गई। अब हम बहुत मजे करेंगे। मजे तो तब आएंगे जब तेरी भी शादी हो जाएगी और हम तीनों भाई खुशी खुशी रहेंगे। माँ देखो ना, भैया कैसी बातें कर रहा है। अरे नालायक, मेरी बेटी को कुछ मत बोल। न अली बुआ, आप मेरी तलाक क्यों कर रही हो? इसी बात पर घर के सभी लोग हंसने लगते हैं। जाओ बहू, तुम आराम कर लो। सुधा, रेखा, बहू तुम लक्ष्मी को कमरे तक छोड़ाओ, कुछ जरूरत होगी तो उसे दे देना। जरूर माँ जी। तब दोनों बहू उसे कमरे तक ले जाती हैं, जो अजीब बातें कहती हैं। अच्छा सुनो, कल से सुबह 5 बजे उठकर किचन साफ कर देना। और हाँ, मेरे बेटे के लिए बिना कोई मिर्च का अच्छा सा नाश्ता बनाना। बाकी सबके लिए चटपटा। और मोहन ब्लैक कॉफी पीता है। तुम्हें सब कुछ समझ तो आ रहा है ना? एक आदर्श बहू के यही काम होते हैं कि वो अपने ससुराल को संभाले। जी दीदी। सब दोनों जेठानी उसे मोहन के साथ छोड़कर चली जाती हैं। और बताओ लक्ष्मी, तुम्हें अपना आलीशान ससुराल कैसा लगा?
क्या बताऊं जी, मुझे तो अपना ससुराल बहुत अच्छा लगा, और उससे भी ज्यादा आप। यहाँ तक कि हमारा कमरा भी बहुत अच्छा है, बहुत महंगी पेंटिंग, झूमर, और ये पर्दा तो और भी अच्छा है। हाँ लक्ष्मी, यहाँ पर सब कुछ एक्सपेंसिव है। अब आराम कर लो, शादी की थकान तुम्हें भी होगी। तब दोनों शादी की थकान से सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मी 5 बजे उठकर घर की सफाई करती है और तुलसी में जल चढ़ाकर रसोई में चाय बनाने लगती है। पहली रसोई में क्या बनाना है ये तो मुझे पता ही नहीं है, पर जब तक चाय नाश्ता तैयार कर देती हूँ। चाय के साथ ब्रेड पकौड़े और चीला बना लेती हूँ, साथ में हरी धनिया मिर्च की चटनी। ऐसा कहकर लक्ष्मी आलू उबालकर स्टफिंग तैयार कर लेती है और ब्रेड पकौड़े तलने लगती है। 6:30 बजे तक बाकी सभी उठ जाते हैं तो जेठानी और सास रसोई में आती है। अरे वाह, खाने की खुशबू से ही पता चल गया, जरूर तू ही जल्दी उठकर खाना बना रही होगी। अरे वाह, ब्रेड पकौड़े। हाँ माँ जी, खाने में क्या बनाना है ये तो आप बताती, तो तब तक मैं चाय नाश्ता बना कर ले आई। देवरानी जी, आपको जो रात को बताया था वो बना दो, और दाल मखनी, नान, मटर पुलाव। ठीक है दीदी। तब लक्ष्मी दाल मखनी, नान, मटर पुलाव, ब्लैक कॉफी इत्यादि तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सब लोग उसके हाथ का खाना खाकर खुश होते हैं। अरे वाह, चाची ने तो बहुत अच्छा ब्लैक पकौड़ा बनाया है। अरे ओ टिंकू, वो ब्लैक पकौड़ा नहीं, ब्रेड पकौड़ा होता है। इतना क्यूट है, जो बोलो सब अच्छा लगता है। मेरा बेटा है ही इतना प्यारा। लक्ष्मी, मैं तुम्हें बोला था ना कि मेरे बेटे के लिए बिना नमक मिर्च का नाश्ता बनाना। ब्रेड पकौड़ा में तो मिर्च है, मेरे बेटे को वही खिला रही हो। नहीं दीदी, मैंने उसके लिए बिना नमक मिर्च का ब्रेड पकौड़ा बनाया है, सिर्फ उबले आलू है और नमक। अति उत्तम बहू, तुम्हें तो सबका बहुत ख्याल है। मेरे बेटे के लिए ब्लैक कॉफी भी बनाई है और हम सबके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना भी। जो भी कहो, दाल मखनी और नान बहुत अच्छी है। आज तक बिना तंदूर के मेरी वाली भी घर में नान नहीं बना पाई। अच्छा, और वो भूल गई, कैसे पहली बार मैंने आपके लिए गुलाब जामुन बनाए थे और आपको अच्छी लगी थी, पर आप ऐसी चीजों की तारीफ क्यों करोगे? अरे बस करो तुम लोग। बहू, ये ले तेरी पहली रसोई का शगुन। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। शुक्रिया माँ जी। देख तो रेखा, ज्यादा ही घर वाले इस नई देवरानी की तारीफ नहीं कर रही हैं। हाँ दीदी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दिनों में देवरानी ससुराल की सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल लेती है और दोनों जेठानी जानबूझकर सारा काम उसे करवाती हैं और नौकर होने पर भी उसके आसपास से नौकरों को दूसरे काम पर लगा देती है। एक दिन सुबह कपड़े धोकर ही आई थी कि लक्ष्मी, तुमने कपड़े धो दिए, लेकिन मेरे कमरे के पर्दे और माजी पापा जी के कुछ कपड़े रह गए हैं। इन्हें भी धो दो, वरना फिर वहीं पड़े रहेंगे और माजी पापा जी को जरूरत भी पड़ सकती है। ठीक है दीदी, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। लक्ष्मी, कपड़े धोने से पहले मेरे लिए कॉफी बना देना, मेरा सर दर्द हो रहा है। दीदी, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। तुमसे जितना बोला है उतना क्यों नहीं करती हो? मैं दवाई नहीं खाती सर दर्द के टाइम। तभी लक्ष्मी रसोई में जाकर कॉफी बनाकर अपनी जेठानी को देती है और फिर कपड़े धोने लग जाती है। हद हो गई। मैंने इस ससुराल में आकर न जाने कितने अरमान देखे थे कि यहाँ से ठाट बाट की जिंदगी जियूंगी, नौकर काम करेंगे, लेकिन नहीं। मायके में भी बर्तन ही धोती थी और यहाँ पर भी ये सब काम मैं ही कर रही हूँ। दोनों जेठानी की मुझे थोड़ा सा भी फ्री देखते ही घर का सारा काम करवाने लग जाती हैं। पता नहीं कब आराम मिलेगा। सुबह खाना बनाना, कपड़े धोए, कॉफी बनाई, अब फिर से कपड़े धो रही हूँ। कुछ देर बाद शाम का खाना बनाना पड़ जाएगा। लक्ष्मी हाथ से कपड़े धोकर हटती है और नौकर को बुलाती है। तब सुधा, अरे लक्ष्मी, रामू काका क्यों बुला रही हो? वो आइसक्रीम लेने जा रहे हैं। तुम जो काम कर रही हो खुद कर लो। पर दीदी, मैं थक गई हूँ। थक गई माय फुट, जो बोल रही हूँ वो करो। इतना काम करके ही परेशान हो गई। असली मजा तो तब आएगा जब वैनिटी वैन में तू खाना बनाकर परेशान हो जाएगी। सुधा सीधा सास ससुर के पास जाती है और बाहर घूमने की बात करती है। अरे हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। नई बहू आई है, वो हम सबके साथ घूम भी लेगी और हमारी वैनिटी किचन भी देख लेगी। तो कल ही चलेंगे हम सब हिल स्टेशन पर। हाँ, इस बार नई बहू के साथ इस परिवार को नई यादें बनाने का मौका मिल जाएगा। तब जेठानी घर के सभी लोगों को इकट्ठा करके बाहर घूमने की बात बताती है, जिससे लक्ष्मी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपने लिए शॉपिंग करती है। बहू, तेरा जो मन है तू वो पहन लेना। बाहर घूमने जा रहे हैं, मैं तो जीन्स टॉप या कोई दूसरी ड्रेस पहनूंगी। अनारकली कुर्ती ही पहन लूंगी।
माँ जी, मैं घर की नई बहू हूँ, मैं साड़ी ही पहन लूंगी। ठीक है। तब सारी औरतें शॉपिंग करके घर आती हैं। अगले दिन जब सब वैनिटी वैन में सामान रख देते हैं, तब लक्ष्मी वैनिटी वैन को चेक करके देखकर चौंक जाती है। अरे वाह मोहन जी, क्या हम इसमें बैठकर जाएंगे? ये बाहर से तो एकदम गाड़ी है, लेकिन अंदर से जैसे कि कोई होटल हो। सोफा है, पर्दे लगे हुए हैं, घर जैसा लग रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अंदर देखो, यहाँ किचन का सारा सामान है। छोटी सी गैस, छोटा सा फ्रिज, माइक्रोवेव, एसी। बाहर से नजारे देख सकते हो। अच्छी सी लाइट है और ये वॉशरूम बाथरूम दोनों बना हुआ है। वाह, इतनी अच्छी गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी। ये तो मोहन जी एकदम चलता फिरता घर है। और ये रसोई बहुत चमचमा रही है। मेरे मायके में तो मिट्टी का चूल्हा था और यहाँ इंडक्शन है। मुझे पता था ये सब देखकर तुम हैरान हो जाओगी। आखिर गरीब घर से जो हो। लक्ष्मी, हमारी पर्सनल वैन है, घूमते वक्त सब कुछ यही होता है। और खाना वो तो तुम बना ही दोगी ना? जी बना दूंगी। ये क्या बात हुई? हम सब घूमने जा रहे हैं और मैं अभी भी खाना ही बनाऊंगी? चलो चलो बेटा, राजीव बेटा गाड़ी चलाना शुरू करो। ये पापा 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 गाड़ी चलाएंगे क्यों? मेरा प्यारा बच्चा, अब मैं गाड़ी चलाऊंगा, मम्मी के पास बैठ जाओ। फिर भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू हो जाती है। सब लोग बातें करके बाहर का नजारा देखकर जा रहे थे। 2 घंटे गुजरते हैं कि जेठानी कहती है, अरे लक्ष्मी, 2 घंटे बीत गए हैं। टिंकू, क्या अब हम सबको भी भूख लग रही है? तुम जब तक बनाओगी और टाइम हो जाएगा, कुछ नाश्ता ही बना लो। हाँ भाभी, कुछ हल्का चीज सैंडविच और चाय कॉफी बना दो। बहू, तेरे पापा जी और मैं अदरक की चाय पीते हैं, तो वैसे ही चाय बनाना। जी माँ जी। खुशी के साथ लक्ष्मी चलते फिरते नजारे देख चलती फिरती गाड़ी में खाना बनाना शुरू करती है। भले ही बुरा लग रहा है कि खाना बना रही हूँ, लेकिन ये सब देखना एक अलग ही एहसास है। आखिर हर किसी को थोड़े ही मिल सकता है चलती फिरती रसोई वाला अमीर ससुराल। ये बन गया चीज सैंडविच और अदरक वाली चाय। कुछ देर गाड़ी रोकने के बाद सब लोग चाय नाश्ता करते हैं, जहाँ खुद उसके लिए चाय नहीं बच पाती। फिर भी लक्ष्मी फिक्र नहीं करती। फिर वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। मोहन जी। अब में कोई रायता या सब्जी बना लेना। जी पापा जी। अरे अरे, मासी वो वाला गाना आता है ना, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया। यसी तुम गाओ जी। हाँ हाँ, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, अरे कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। दीदी, मैं खाना बनाकर थक चुकी हूँ, आप भी मेरी मदद करवा दीजिए। पता चलेगा तुझे देवरानी जी। लक्ष्मी, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम कर लो ना काम, मेरी बाजी आने वाली है। सुधा दीदी, आप भी आ जाइए। अरे नहीं, मुझे टिंकू का ख्याल रखना है, कहीं गाड़ी से गिर गया तो, या तुम्हारे पास आ गया तो। गैस वैस है ना उधर। तब लक्ष्मी अकेले खाना बनाकर सबको देती है। क्या नसीब है, मायका कम था क्या जो ससुराल में भी इस चलती फिरती गाड़ी में मजे की जगह मैं काम ही कर रही हूँ, और सब मजे। कुछ ही देर में वो सब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, सामने समुद्र था। सब लोग सेल्फी लेने लगते हैं, पर तभी मोहन, ये हुई ना बढ़िया जगह, आप पहाड़ों पर आकर मैगी नहीं खाई तो मजा कैसे आएगा? लक्ष्मी, मैगी बना दो, सबके लिए मैगी के पैकेट्स अंदर रखे हुए हैं। जी, मुझे भी आपके साथ फोटो खिंचवानी है। मैगी बनाने के बाद खींचेंगे ना, यहीं रुकेंगे आज। भाभी, मेरे लिए कोरियन मैगी बनाना, और वो दोनों भाभी गार्लिक जिंजर मैगी खाएंगी। फिर परेशान होकर चलती फिरती गाड़ी की किचन में जाकर लक्ष्मी मैगी बनाती है, और बाहर सब लोग मजे करते हैं, गेम खेलते हैं। और 3 दिन की ट्रिप में ऐसा ही होता है। चलती फिरती गाड़ी में लक्ष्मी हर टाइम खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है, और फिर वो घर आ जाते हैं। 1.5 हफ्ते बाद उन्हें फिर किसी दूसरे शहर की शादी में जाना होता है, तो घर के सब लोग शॉपिंग करते हैं। बेचारी लक्ष्मी को टाइम भी नहीं मिलता, और चलती फिरती गाड़ी में खाना बनाती है, सबको खिलाती है। 6 घंटे बाद वो शादी में पहुंच जाते हैं, जहां सबने अच्छे कपड़े पहने थे सिवाय नई गरीब बहू के। लक्ष्मी, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि इस अमीर ससुराल में गरीब बावर्ची के अलावा तुम्हारी और कोई जगह नहीं है। देखो कैसे कपड़े पहन कर आई हो शादी में, जबकि हम सब ने कितनी अच्छी शॉपिंग की है। अरे दीदी, माँ जी कितना भी इसे प्यार से बात कर ले, वो भी जानती है कि ये एक गरीब घर से आई है, तो उसी तरह ट्रीट करेंगी ना। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक कोने में रो रही होती है। तभी सास उसकी अपने रिश्तेदारों से तारीफ करती है तो मीनाक्षी, अरे लक्ष्मी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी सास बहुत तारीफ